तो आ गए हम लोग आज एक और नए सब्जेक्ट के साथ और नए चैप्टर के साथ। आज हम बायोलॉजी का पहला चैप्टर देखेंगे क्लास 12th का, जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आप लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़े थे, जैसे कि फ्लावर का स्ट्रक्चर, फ्लावर पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स, ये सारी चीजें। कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी डाउट होगा तो जरूर कमेंट करिएगा, मैं उसको सॉल्व करने का कोशिश करूंगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। बेसिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, यहीं से बात शुरू करते हैं। हम लोगों ने 10th क्लास में भी पढ़ा हुआ था दो टाइप के रिप्रोडक्शन, ए सेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आपने ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ एग्जांपल भी पढ़े थे, जैसे फ्रेगमेंटेशन, फिजन, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन। फिर आपने बडिंग, ये सारी चीजें पढ़े थे, रीजनरेशन, ये सारी चीजें पढ़े हुआ था। फिर हम लोगों ने पढ़े थे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं और गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है और गैमीट्स का फ्यूजन भी होता है। जैसे अगर ह्यूमंस की बात किया जाए तो ह्यूमन में मेल गैमीट है स्पर्म और फीमेल गैमीट है ओवम या फिर एग। दोनों का फ्यूजन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है और बन जाता है जाइगोट। वो जाइगोट फर्दर डेवलपमेंट करके एम्ब्रियो और एम्ब्रियो से फिर एक प्रॉपर बॉडी बनती है। वही अगर मैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करूं तो उसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। अगर आपको अमीबा का याद होगा कि अमीबा किस तरीके से रिप्रोडक्शन कर रहा था, तो आपको पता होगा कि अमीबा अपने आप को बस बेसिकली अपना न्यूक्लियस डिवाइड करता है, फिर उसका साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है और वो दो पार्ट में इस तरीके से डिवाइड होता है। ये बेसिकली अपने पेरेंट की, ये जो डॉटर न्यूक्लियाई बनी थी, बेसिकली हमारे पास दो डॉटर न्यूक्लियाई, ये पेरेंट की डिट्टो कॉपी होती है। कोई चेंज इसमें नहीं होता है, कोई वेरिएशन देखने को नहीं मिलता है, एज इट इज वही होता है। पर अगर मैं बात करूं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोगों को जेनेटिक वेरिएशन देखने को मिलता है। हम लोगों को इवोल्यूशन देखने को मिलता है, धीरे धीरे चेंजेस आना शुरू होते हैं, जनरेशन बाई जनरेशन, जनरेशन बाई जनरेशन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे हमको बेसिकली वेरिएशन देखने को मिलता है, जो हमको ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखने को नहीं मिलता। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है और गैमीट्स का फ्यूजन भी होता है। अब बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट की। फ्लावरिंग प्लांट्स ही क्यों लिखा हुआ है और कुछ क्यों नहीं लिखा हुआ है? तो बेसिकली जो फ्लावर है वो प्लांट की रिप्रोडक्टिव साइट होती है। फ्लावर में ही रिप्रोडक्शन होता है, वहीं पर सीड बनते हैं और फिर वही सीड से आगे जाकर फ्रूट, ओवरी जो है वो फ्रूट में कन्वर्ट होती है। अब इससे अगर आप लोगों ने 11th क्लास में थोड़ा सा देखा होगा, तो 11th क्लास में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि प्लांट किंगडम में प्लांट्स के टाइप पढ़े थे, जैसे एल्गी जिसको थैलोफाइटा, फिर ब्रायोफाइटा, फिर टेरिडोफाइटा, फिर जिम्नोस्पर्म्स और फिर एंजियोस्पर्म्स पढ़े थे। जहां हम लोगों ने थैलोफाइटा की बात करे थे, एल्गी की बात करे थे, उसमें थैलस बॉडी हुआ करती थी। उसमें हमको ना ही लीव का पता होता था, ना ही रूट का, ना ही स्टेम का, कोई बॉडी डिफरेंशिएट नहीं हुई थी। हम सिर्फ देखकर बता नहीं सकते थे कौन सी लीफ है, कौन सी रूट्स है। धीरे धीरे जब प्लांट्स का डेवलपमेंट हुआ तो फिर आए ब्रायोफाइटा, जिसमें हमको स्टेम्स, रूट्स देखने को मिलना शुरू हुई। फिर आए टेरिडोफाइट्स, फिर आए जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म्स में सीड्स का फॉर्मेशन होने लगा था, लेकिन वो जो रिप्रोडक्शन होता था वो बॉडी के बाहर होता था। उसके बाद आए एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स जो प्लांट्स हुआ करते थे, उनके पास हम लोगों को देखने को मिला सबसे पहले फ्लावर। फ्लावर बेसिकली जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कैरी करके रखता है प्लांट्स के। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी होता है उसमें और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी होता है। तो फ्लावर ही जो है वो प्लांट्स की रिप्रोडक्टिव साइट है, फ्लावर ही रिप्रोडक्टिव साइट है। अब बेसिकली आप लोगों ने फ्लावर के बहुत सारे पार्ट्स के बारे में पढ़ा हुआ है, पार्ट्स ऑफ फ्लावर आपने पढ़ा हुआ है, हम थोड़ा सा देख लेंगे। ये यहाँ पर एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है। फ्लावर बाइसेक्सुअल भी हो सकता है और यूनिसेक्सुअल भी हो सकता है। बाइसेक्सुअल भी हो सकता है और यूनिसेक्सुअल भी हो सकता है। अब बाइसेक्सुअल का मतलब क्या है? जहां पर मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों ही एक ही फ्लावर में अगर दिखेंगे आपको, तो वो फ्लावर कहलाएगा बाइसेक्सुअल। लेकिन अगर सिर्फ मेल पार्ट है तो यूनिसेक्सुअल, और अगर सिर्फ फीमेल पार्ट है उसके अंदर तो वो भी क्या कहलाएगा? यूनिसेक्सुअल। हम यहाँ पर एक बाइसेक्सुअल फ्लावर का इमेज लेकर आए हैं। इसके आप जनरली हम लोग सभी पार्ट्स के बारे में समझते हैं, फिर भी हम थोड़ा थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। जो सबसे नीचे आपको, इसको हम लोग डंठल बोलते हैं, जिससे हम फ्लावर को पकड़ते हैं, उस स्टॉक भी बोलते हैं, उसको बोलते हैं पेडिसिल। पेडिसिल। फिर हम देखेंगे ये जो हरी हरी पत्तियां जैसा जो हमको स्ट्रक्चर दिख रहा है, हम लोग उसको बोल देते हैं सेपल्स। और सेपल्स के ग्रुप को ही हम लोग बेसिकली बोल रहे थे कैलेक्स। सेपल के ग्रुप को हम लोग बोल देते हैं कैलेक्स। फिर जो कलरफुल पत्तियां हैं, पंखुड़ियां आपको दिख रही हैं, इसको हम लोग बोल देते हैं पेटल्स। ये हमारे लिए हो जाती है क्या? पेटल्स। और पेटल्स के ग्रुप को ही हम लोग बोल देते हैं कोरोला। इस पेटल के ग्रुप को ही हम लोग क्या बोल देते हैं? कोरोला बोल देते हैं। फिर आपको ये जो पार्ट बीच में दिख रहा है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। इसको उठाकर अगर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बना हुआ है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जिसको हम लोग बोल देते हैं कार्पेल, या इसका दूसरा नाम है पिस्टिल। कार्पेल या फिर इसका दूसरा नाम है पिस्टिल। ग्रुप ऑफ कार्पेल या पिस्टिल को हम लोग बोलेंगे गाइनोइशियम। गाइनोइशियम। इसी में ये जो आप देख रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, इसका नाम होता है स्टामेन। इसका नाम होता है स्टामेन।
और स्टैमेन के दो पार्ट हैं, ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं एंथर और नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं फिलामेंट। एंथर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको अभी मैं बताऊंगा, हम लोग पढ़ेंगे। इसी के अंदर पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है और मेल गैमीट बनता है। एंथर और फिलामेंट को मिलाकर बनता है स्टैमेन, हम उसको बोलते हैं, सिंगल यूनिट को बोलते हैं स्टैमेन। अगर ये बहुत सारे हैं तो इनके ग्रुप को बोलेंगे हम लोग एंड्रोईशियम। इनके ग्रुप को हम लोग क्या बोलेंगे? एंड्रोईशियम। यहाँ पर देखते हैं फ्लावर्स के पार्ट्स के बारे में लिखा हुआ है। जैसे एंथर है, एंथर क्या प्रोड्यूस कर रहा है यहाँ पर? पॉलन ग्रेन। एंथर और फिलामेंट मिलकर क्या बनता है? स्टामेन। ठीक है, और इसी स्टामेन को कंबाइनली हम लोग क्या बोल देते हैं? एंड्रोईशियम। उसी तरीके से फीमेल पार्ट है, फीमेल पार्ट के तीन, जो फीमेल पार्ट होता है कार्पल या फिर पिस्टल, वो तीन पार्ट में डिवाइड होता है। सबसे ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं स्टिग्मा, ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं स्टाइल, जो कि स्टिग्मा और ओवरी को कनेक्ट करता है। और सबसे जो नीचे है इसको बोलते हैं ओवरी, और ओवरी के अंदर जो आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं ओव्यूल। आगे जाकर हम पढ़ेंगे ये ओव्यूल ही सीड में कन्वर्ट होता है, और ये जो ओवरी है ये फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगी। बेसिकली आप किसी फ्रूट का पार्ट जो खा रहे हैं वो ओवरी वाला पार्ट होता है, और फिर उसके बीच में आपको ओव्यूल यानी कि जहां पर क्या बन चुका होगा, अब सीड बन चुका होगा, वो देखने को मिलता है। फ्लावर के बेसिकली चार वल्स होते हैं, चार वल्स होते हैं। वल्स क्या होते हैं? ग्रुप या फिर क्लस्टर, बेसिकली ग्रुप, उसको हम लोग बोल देते हैं वल्स। चार वल्स होते हैं, जैसे आउटर मोस्ट वल्स मैंने आपको बताया सेपल्स, सेपल्स बाहर होते हैं। सेपल के ग्रुप को बोलते हैं कैलेक्स। कैलेक्स के अंदर, कैलेक्स के बाद हमारे पास आता है कोरोला, वो ग्रुप ऑफ पेटल्स होता है। हमारे पास ग्रुप ऑफ पेटल्स को हम लोग बोल देते हैं कोरोला। उसके बाद हमारे पास आता है एंड्रोईशियम, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और गाइनोईशियम, जिसको हम बोलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अगर मैं बात करूं तो आपको मैं बताऊं कि जो चार वल्स हैं, जिसमें कि पहला मैंने बताया कैलेक्स, कोरोला, ये दोनों नॉन एसेंशियल होते हैं। इनको हम लोग नॉन एसेंशियल वल्स बोलते हैं, नॉन एसेंशियल वल्स बोलते हैं। और उसी तरीके से अगर यहां पर हमने पढ़े एंड्रोईशियम और हमने पढ़े हैं गाइनोईशियम, तो ये हमारे लिए असेंशियल वर्ल्स हैं, असेंशियल वर्ल्स हैं। असेंशियल वर्ल्स और नॉन असेंशियल वर्ल्स क्यों बोल रहे हैं? ये रिप्रोडक्शन में सीधे सीधे पार्टिसिपेट करते हैं, ये रिप्रोडक्शन पे सीधे सीधे पार्टिसिपेट करते हैं, इसलिए हम इसको बोल देते हैं असेंशियल वर्ल्स, असेंशियल वर्ल्स। फिर ये नीचे जो आप ये पार्ट देख रहे हैं फ्लावर का, ये जो फूला हुआ सा दिख रहा है, स्वेल पार्ट दिख रहा है, उसको रिसेप्टल या फिर बोल देते हैं थैलेमस। जनरली फ्लावर के सारे वर्ल्स इस थैलेमस से ही अटैच होकर निकलते हैं। यहीं से सेपल्स भी निकलेंगी, पेटल्स भी निकलेंगी, यहीं से गाइनोईशियम्स और स्टैमेन्स भी अराइज होते हुए देखने को मिलते हैं जनरली। तो रिसेप्टल्स या फिर थैलेमस, ये हम लोगों ने देखा यहाँ पर फ्लावर का स्ट्रक्चर या पार्ट्स ऑफ फ्लावर। आपको बता दूं, आपको एनसीईआरटी में कहीं पेरियांथ करके वर्ड देखने को मिलेगा, उसका मतलब ये होता है ग्रुप ऑफ कैलेक्स और कोरोला। कैलेक्स और कोरोला को कंबाइनली हम लोग क्या बोल देते हैं यहाँ पर? पेरियांथ। और कुछ बातें आएंगी तो हम धीरे धीरे आगे देखते हुए चलेंगे। अब हमको देखना क्या है, हम इस चैप्टर को किस तरीके से पढ़ेंगे, तो हम लोग देखेंगे पहले पार्ट्स ऑफ फ्लावर हम लोगों ने अभी डिस्कस किया, फिर हम लोग इसमें देखेंगे कि गैमिटोजेनेसिस मतलब गैमीट्स कैसे फॉर्म बनते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन, बेसिकली इसको हम लोग बोलेंगे प्री फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के पहले क्या होगा? तो पहले गैमीट्स का फॉर्मेशन होगा, मेल गैमीट बनेगा और फीमेल गैमीट बनेगा। जब मेल और फीमेल गैमीट बन जाएगा तो बाद में वो दोनों फ्यूज करेंगे तो फर्टिलाइजेशन स्टेज देखेंगे हम लोग, और जब वो आपस में फ्यूज कर जाएंगे, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, तो डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो देखेंगे, और एम्ब्रियो से सीड बनना, जो कि फर्टिलाइजेशन के बाद की प्रोसेस है, बेसिकली पोस्ट फर्टिलाइजेशन है, तो हम लोग उसको भी देखेंगे। तो हमारा जो क्रोनोलॉजी है वो कुछ इस तरीके से चलेगी कि हमने अभी पार्ट्स ऑफ फ्लावर पढ़ा है, अब हम देखेंगे गैमीटोजेनेसिस। अब हम देखेंगे गैमीटोजेनेसिस, गैमीटोजेनेसिस। अब बेसिकली गैमीटोजेनेसिस मतलब क्या? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। गैमीट किस तरीके से बनते हैं हमको वो देखना है। अब मेल गैमीट अलग बनेगा और फीमेल गैमीट अलग बनेगा, तो हम बारी बारी से दोनों को देखेंगे। गैमीटोजेनेसिस में अगर हम मेल गैमीट की बात करेंगे कि मेल गैमीट जो बनेगा, जो कि बेसिकली अभी हमारे लिए क्या है? पॉलन है, जो कि कहां पर बनते हुए दिखता है हम लोगों को? एंथर पे बनते हुए दिखता है, हम लोग उसको देखेंगे। और मेल गैमीट के बनने की प्रोसेस को बेसिकली बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। वहीं अगर फीमेल गैमीट की बात करूं मैं, फीमेल गैमीट की बात करूं, जो ओव्यूल, ओवरी के अंदर ओव्यूल है वहां पर बनता है, और तो फीमेल गैमीट में बेसिकली जो एग या ओवम बनेगा, वो हम उसकी प्रोसेस को बोलेंगे मीगा स्पोरोजेनेसिस। मीगा याद रखिएगा, मेल के लिए हम लोग बोलेंगे माइक्रो, फीमेल के लिए हम बोलेंगे मीगा स्पोरोजेनेसिस, मीगा स्पोरोजेनेसिस। तो गैमीटोजेनेसिस वो प्रोसेस है जिसके थ्रू गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है। अब बेसिकली अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो कि सर गैमीट्स क्या होते हैं, तो गैमीट्स वो हमारी बॉडी के वो सेल्स हैं, या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के वो सेल्स जिनकी वजह से आगे नई ऑफस्प्रिंग्स पैदा होते हैं। जैसे कि ह्यूमंस में जो हमारे गैमीट्स हैं, मेल के होते हैं गैमीट्स स्पर्म, और फीमेल के होते हैं एग या फिर ओवम।
इसमें एक चीज और है, जो प्लांट्स की एंजियोस्पर्म की हम बात कर रहे हैं, एंजियोस्पर्म जो फ्लावर, जिनके पास फ्लावर होते हैं, उनकी पूरी बॉडी स्पोरोफाइट होती है, लेकिन जो फ्लावर है वो उसके अंदर जो गैमीट्स हैं वो सारे गैमीटोफाइट, इसकी फ्लावर की बॉडी जो है वो बेसिकली गैमीटोफाइट कहलाती है। अब गैमीटोफाइट क्या है और स्पोरोफाइट क्या है, अगर मैं ह्यूमंस से समझाऊंगा क्योंकि हम आसानी से रिलेट कर सकते हैं। अगर मैं ह्यूमंस की बात करूं तो हमारी पूरी बॉडी के जो सेल्स हैं वो डेप्लॉइड, डेप्लॉइड मतलब उसमें हर एक क्रोमोसोम की एक्स्ट्रा कॉपी है। बेसिकली अगर मेरे पास ये मेरा सेल है, अगर मेरे पास ये सेल है, अगर मैं इस सेल की बात करूं, ये मेरे पास एक क्रोमोसोम है, ये मेरे पास एक क्रोमोसोम है, ये फर्स्ट और ये सेकंड। वहीं अगर मैं एक और सेल बनाऊं, ये मेरे पास फर्स्ट सेल की एक कॉपी हो गई, फर्स्ट क्रोमोसोम की एक कॉपी हो गई और सेकंड क्रोमोसोम की एक कॉपी हो गई। अब यहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल हो गए, तो ये मेरे लिए हो जाएगा डेप्लॉइड। यहाँ पर हर एक क्रोमोसोम की एक कॉपी है, एक्स्ट्रा कॉपी है, ये मेरे लिए हो जाएगा हैप्लॉइड। अगर मैं इसको बोलूंगा एन, तो ये तो डबल हो गया, ये वाले सेल में तो अब डबल हो गए, तो मैं इसको बोल दूंगा 2n। ये हो गया हमारे लिए हैप्लॉइड और डेप्लॉइड। बेसिकली जो हमारी पूरी बॉडी है वो डेप्लॉइड है, मतलब हमारे सेल्स में 46 क्रोमोसोम है, आप बात जानते होंगे। लेकिन अगर मैं अपने गैमीट्स की बात करूं, चाहे वो स्पर्म्स हो चाहे वो एग या ओवम हो, वो उसमें क्रोमोसोम हैप्लॉइड है, मतलब आधे नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। रीजन ये है कि फादर के 46 क्रोमोसोम नहीं आ सकते और मदर के भी 46 क्रोमोसोम नहीं आ सकते, फिर बॉडी का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो हैप्लॉइड मतलब 23 और मदर के भी हैप्लॉइड मतलब 23, दोनों मिलकर बनाते हैं 46 और फिर बनता है क्या, जाइगोट। और फिर हमारा डेवलपमेंट होता है मदर की बॉडी में, सेल डिवीजन होगा यहाँ से। सेल डिवीजन भी हमने दो टाइप के पढ़े हैं, एक पढ़े माइटोसिस और एक मियोसिस, 11th क्लास में सब पढ़ते हुए आए हैं। हो सकता है आपकी खराब हुई हो और भूल जाए, तो मैं आपको बता दूं, अगर मैं माइटोसिस की बात कर रहा हूं, अगर मैं माइटोसिस की बात कर रहा हूं, तो सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम वाला सेल बनेगा। अगर आपके पास एन है तो एन बनेगा, अगर आपके पास 2n है तो आपके पास 2n बनेगा माइटोसिस में। लेकिन अगर मैं बात करूं मियोसिस की, मियोसिस की, तो मियोसिस में पहली बात तो दो स्टेज में होती है मियोसिस और 4 सेल्स का फॉर्मेशन होता है। लेकिन अगर रिडक्शनल डिवीजन होता है, रिडक्शनल का मतलब अगर 2n है तो n के 4 बनेंगे, मतलब नंबर ऑफ जो क्रोमोसोम है वो आधे हो जाते हैं, इसलिए हम लोग इसको रिडक्शनल डिवीजन भी बोलते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा। और हम जो बात करने वाले हैं अभी, वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में किस तरीके से मेल गैमीट का फॉर्मेशन होता है वो देखेंगे। मैंने आपको बताया कि गैमेटोजेनेसिस क्या होती है, गैमेटोजेनेसिस जिसमें गैमीट्स, जिस प्रोसेस के थ्रू गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है, गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है। हमारे लिए अभी जो मेल गैमीट है वो है पॉलन, और पॉलन का फॉर्मेशन किसके अंदर होता है, एंथर के अंदर होता है। पॉलन का फॉर्मेशन एंथर के अंदर होता है। ये मेरे पास एंथर का स्ट्रक्चर है, ये एंथर है, बेसिकली पूरा स्टमेन है। स्टमेन के दो पार्ट हैं, आपको पता है, फिलामेंट और एंथर। एंथर के अंदर हमको प्रोड्यूस होती है पॉलन ग्रेन्स। अगर मैं इस एंथर को इस तरीके से काटूं, यहाँ से इसका ट्रांसफर सेक्शन काटूं, ये एंथर है मेरे पास, इसको मैं ट्रांसफर सेक्शन ऐसे काट रहा हूँ और मैं यहाँ से इस तरीके से देख रहा हूँ, तो मेरे को इस तरीके का कोई स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ये जो दिख रहा है आपको, ये इसको टीएस ऑफ एंथर कहते हैं। अब अगर आप यहीं से देखें एंथर को, तो आपके पास एंथर के दो लोब देखने को मिल रहे हैं, एक लोब ये है और एक लोब ये है। इस वजह से हम इसको बोलते हैं बाइलोब्ड। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, बाइलोब्ड, बाइलोब्ड बोलते हैं। इसके अंदर एक और जैसे हम इसको काटे यहाँ पर, तो आपको ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, बेसिकली अगर मैं यहाँ पर हल्का सा बना दूं, तो अगर आप इसको देखेंगे तो 1 2 3 4, इसके अंदर 4 थीका होते हैं, थीका होते हैं। और दो लोब हैं, बेसिकली ये दो लोब हैं, एक लोब ये हो गया, दो थीका, और एक लोब ये हो गया, इसमें भी दो थीका। क्योंकि हर एक लोब में दो थीका है, तो हम इसको डाइथीकस भी बोलते हैं, डाइथीकस भी बोलते हैं। तो बाइलोब्ड है और डाइथीकस है। सर टेट्राथीकस बोलना चाहिए था, चार हमारे पास थीका है, पर हम इसको लोब को कंसीडर करके बोल रहे हैं। इस पे कितने लोब हैं, एक लोब ये हो गया, एक लोब ये हो गया, और एक लोब के अंदर कितने थीका, दो और दो थीका, तो हम लोग इसको बोल देते हैं डाइथीकस। ये बीच से कनेक्ट हुआ होता है कनेक्टिव टिश्यू से, कनेक्टिव टिश्यू से। अब ये कनेक्टिव टिश्यू ने बेसिकली दोनों थीका को आपस में कनेक्ट करके रखा हुआ है। फिर अगर आप इसके अंदर ये वाला स्ट्रक्चर देखेंगे, इसको हम बेसिकली बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया बाद में जाकर पॉलन सैक के नाम से भी जाना जाएगा, जब इसके अंदर क्या बन जाएगी, पॉलन बन जाएगी, माइक्रोस्पोरेंजिया। इस माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर बहुत सारे टिश्यूज होते हैं, टिश्यू होते हैं जिसको हम स्पोरोजेनस टिश्यू कहते हैं। वही टिश्यू आगे चलकर पॉलन का फॉर्मेशन करेंगे। वही टिश्यूज, जो टिश्यू किससे मिलकर बनते हैं, सेल से, और वही सेल आगे डिवीजन करेंगे और डिवीजन होने के बाद वो क्या बनाएंगे, पॉलन बनाएंगे। हम ये अभी देखते हैं। अब आपको मैंने एंथर का स्ट्रक्चर बताया। एंथर, एंथर को अगर मैं ऐसा टीएस सेक्शन काटूंगा तो कुछ उसका स्ट्रक्चर इस तरीके से दिखेगा। हम इसकी बात करते हैं, यहाँ पर थोड़ा मेरे पास अच्छी इमेजेस है। ये एंथर है, एंथर के चार थीका है, 1 2 3 4, दो लोब है, दो लोब है, और बीच में किससे कनेक्टेड है, कनेक्टिव टिश्यू से, कनेक्टिव टिश्यू से। इसके पास चार माइक्रोस्पोरेंजिया, ये माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम है। अगर आप एंथर के स्ट्रक्चर को देखेंगे तो इसके पास चार लेयर देखने को मिलती है, चार लेयर। ये बाहर वाली आउटर मोस्ट लेयर, इसको हम बोलते हैं एपिडर्मिस, एपिडर्मिस। इसके बाद इसके अंदर एक और लेयर होती है जिसको नाम रखा गया है एंडोथीसियम,
एंडोथीसियम। इसके बाद इसके अंदर थर्ड लेयर होती है जिसका नाम रखा गया है मिडिल लेयर, मिडिल लेयर। और जो इनर मोस्ट लेयर होती है बेसिकली उसको हम लोग बोल देते हैं टेपेटम। इनर मोस्ट लेयर होती है उसको हम लोग बोल देते हैं टेपेटम। टेपेटम का बहुत बड़ा रोल है, आगे हम इसके बारे में बात करेंगे। और अगर आप एमपी बोर्ड के बच्चे हैं तो टेपेटम तो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेता है, राइट द फंक्शंस ऑफ टेपेटम, है ना। टेपेटम क्या काम करता है वो बताते हैं हम लोग। बेसिकली ये जो टेपेटम है ये इनर मोस्ट लेयर है। अगर आपसे सीक्वेंस भी पूछ सकता है, आप सीक्वेंस भी ध्यान रखिएगा। ये यहाँ पर अगर देखेंगे सबसे पहले एपिडर्मिस, अंदर वाली एंडोथीसियम और मिडिल लेयर और टेपेटम। टेपेटम जनरली नरिशमेंट प्रोवाइड करती है जो अंदर टिश्यू है उसको। इसके बारे में हम लोग अभी बात करेंगे। तो आपने देखा एंथर, एंथर मेल पार्ट का, स्टमन का एक पार्ट है एंथर, जहां पर मेल गैमीट बनता है जिसका नाम है पॉलिन। वो पॉलिन का फॉर्मेशन करेगा। अगर मैं इसका टीएस सेक्शन काट के देखूं तो ये अंदर कुछ इस तरीके से दिख रहा है, मैं इसको ऊपर से देख रहा हूं तो मेरे को यहाँ पर 1 2 3 4 थीका देखने को मिल रहा है। 4 थीका और नीचे से इस तरीके से है, ठीक है। इसको काटेंगे तो इस तरीके से दिखेगा। अब 4 थीका में 4 थीका है और 2 लोब है, तो 2 लोब, एक लोब में 2 थीका, एक लोब में 2 थीका, तो मैं इसको बोलूंगा डाइथीकस। और क्योंकि आप इसको टेट्रास्पोरेंजिएट भी बोल सकते हैं क्योंकि इसमें 4 माइक्रोस्पोरेंजिया है। अच्छा, उसके बाद अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर ये जो 4 माइक्रोस्पोरेंजिया हैं, या इसको आप माइक्रोस्पोरेंजियम भी बोलेंगे, एक प्लूरल फॉर्म है और एक सिंगुलर फॉर्म है, इसलिए माइक्रोस्पोरेंजिया भी ठीक है और माइक्रोस्पोरेंजियम भी लिखा देखने को मिल सकता है आपको। एक प्लूरल है और एक सिंगुलर है। तो अगर आप यहाँ पर बात करेंगे तो मैं बोल रहा हूँ कि ये हमारे पास माइक्रोस्पोरेंजियम है, ये माइक्रोस्पोरेंजियम है, माइक्रोस्पोरेंजियम है। इस माइक्रोस्पोरेंजियम के चारों तरफ 4 लेयर्स होती हैं। आउटर मोस्ट कहलाती है एपिडर्मिस, उसके अंदर वाली एंडोथीसियम, उसके अंदर वाली मिडिल लेयर और उसके अंदर वाली टेपिटम। जब 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 पॉलन का फॉर्मेशन हो जाएगा तो ये चारों लेयर फटती हैं और पॉलन ग्रेन्स बाहर आती हैं। अब अगर मैं बात करूं मेल गैमीट के फॉर्मेशन की, तो मेल गैमीट के फॉर्मेशन की प्रोसेस को बेसिकली बोल देते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में क्या होता है मैं पहले यहाँ पर लिख देता हूँ, फिर डायग्राम के थ्रू समझने का कोशिश करेंगे। आपको पता है अभी अभी मैंने बात किया माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर, जीएम के अंदर क्या है, टिश्यूज भरे हुए हैं, स्पोरोजेनस टिश्यू बोलते हैं हम लोग, स्पोरोजेनस टिश्यू बोलते हैं हम लोग। और स्पोरोजेनस टिश्यू हमारे लिए, हमारे पास कैसे होते हैं, डेप्लॉइड होते हैं, 2n होते हैं, 2n होते हैं। फिर अगर मैं बात करूं इसके बाद क्या होता है, तो ये माइक्रो जो स्पोरोजेनस टिश्यूज है बेसिकली, इसका हर टिश्यू किससे बने हुए होंगे, सेल से। इसका हर एक सेल कैपेबल है आगे डिवीजन करके पॉलन ग्रेन को बनाने के लिए, हर एक सेल कैपेबल होता है। तो आप जो सेल, जिस सेल से पॉलन बनेगा उसका नाम हमने रखे हैं पॉलन मदर सेल। सेल कहां से है, अरे टिश्यू है, टिश्यू किससे बना होगा, सेल से, तो पॉलन मदर सेल। या फिर आप इसको बोलते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल भी बोलते हैं, एक ही बात है, और करके लिख देता हूं, माइक्रोस्पोर मदर सेल भी बोलते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल भी बोलते हैं। और ये कैसे रहते हैं, 2n रहते हैं, डिप्लॉयड रहते हैं। इसके अंदर आगे चलकर डिवीजन होगा, कौन सा डिवीजन होगा, रिडक्शनल डिवीजन होगा, जिसको आप लोग बोल देते हैं मियोसिस। मियोसिस 2 पार्ट में होती है और कितने सेल्स बनते हैं, 4 सेल्स बनते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर 4 माइक्रोस्पोर बनेंगे, 4 माइक्रोस्पोर बनेंगे, लेकिन ये आपस पे जुड़े हुए रहते हैं, हाँ, आपस में बेसिकली कनेक्ट रहते हैं, अलग अलग नहीं हुए हैं, माइक्रोस्पोर बनते हैं। अब क्योंकि मियोसिस हुआ है तो जो मियोसिस की वजह से जो माइक्रोस्पोर बने हैं वो उनकी प्लॉइडी क्या होगी, उनकी प्लॉइडी होगी एन। अभी तक जो डेप्लॉइड थे अब वो हो गए हैप्लॉइड, लेकिन ये आपस में जुड़े हुए हैं, आपस में एंजाइम की हेल्प से जुड़े हुए होते हैं। उस एंजाइम का नाम है कैलोज एंजाइम, कैलोज एंजाइम उसका नाम है। फिर जो टेपेटम है वो कैलेस एंजाइम रिलीज करता है। टेपेटम, टेपेटम की बात मैंने अभी किया कि 4 लेयर होती है, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टेपेटम। टेपेटम का बहुत बड़ा रोल है बेसिकली, अगर मैं आपको समझाऊं अभी, फिर मैं हम लोग उसको अलग से भी पढ़ेंगे, कि जो स्पोरोजेनस टिश्यू है और जो सेल है जो क्या बना रहे हैं आगे चलकर, माइक्रोस्पोर और पॉलन बनाएंगे, उस टिश्यू को नरिशमेंट, उस सेल्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम किसका है, टेपेटम का है। वो पूरा, इस पूरे टिश्यूज को, सेल्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम किसका है, टेपेटम का है। और वही टेपेटम एक एंजाइम रिलीज करता है कैलेस, और वही एंजाइम इस कैलोस को डाइजेस्ट करता है। और ये जो हमारे माइक्रोस्पोर्स हैं वो सारे माइक्रोस्पोर्स अलग अलग हो जाते हैं, 1 2 3 4। तो 4 हमारे पास ये माइक्रोस्पोर अलग हुए और हम ये ग्रो करके आगे मैच्योर होकर क्या बना लेते हैं, पॉलन ग्रेन्स बना लेते हैं। ये क्या बना लेते हैं, पॉलन ग्रेन्स। दोस्तों हम लोग अभी पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर भी देखेंगे कि वो कैसा होता है। अगर आपको ये प्रोसेस समझ में आई, अगर आप इसको अपनी ओन लैंग्वेज में लिखेंगे तो ज्यादा बेटर होगा, और पेपर में वो आती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। बोर्ड्स में तो लिखने को आती है, तो आपको इसके ये रे डायग्राम के साथ आपको इसके पॉइंटर्स भी तैयार करने होंगे जो आप एग्जाम पर लिखेंगे। और अगर आपको आंसर नहीं मिल रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा कैसे लिखना है, तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं आपको आंसर भी प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आप देखेंगे यहाँ पर
क्या बताया मैंने कि एंथर, एंथर के अंदर अगर मैंने काटा तो माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम के 4 थीका, थीका के अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया, उस माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर टिश्यूज, स्पोरोजेनस टिश्यू, वो टिश्यूज किससे बने होंगे? सेल से। कौन से सेल? प्राइमरी माइक्रोस्पोर मदर सेल, जो कि कैसे रहते हैं भाई? डेप्लॉइड रहते हैं, डेप्लॉइड रहते हैं। उनके अंदर क्या होगी? मियोसिस। मियोसिस आपको पता है 2 फेज में होती है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। और मियोसिस 2 होने के बाद कितने सेल्स का फॉर्मेशन होता है? 4। लेकिन रिडक्शनल डिवीजन है, आपको पता है रिडक्शनल डिवीजन है, तो जो 2n वाला होगा अब वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? n में। अब आपको पता है ये आपस में चिपके हुए हैं, जिसको हम लोगों ने क्या बोला? माइक्रोस्पोर टेट्राड। ये माइक्रोस्पोर टेट्राड किसकी वजह से जुड़ा हुआ होता है? कैलोस, कैलोस कार्बोहाइड्रेट की वजह से आपस में जुड़ा हुआ होता है। टैपेटम कैलेस एंजाइम रिलीज करता है, टैपेटम कैलेस, कैलेस एंजाइम रिलीज करता है, कैलेस एंजाइम रिलीज करता है। स्पेलिंग गलत होगी तो मुझे स्पेलिंग उसको याद नहीं आ रही है, पर ठीक है। कैलेस एंजाइम रिलीज करता है और वो कैलेस एंजाइम इस कैलोस को डाइजेस्ट करके ये चारों माइक्रोस्पोर को अलग करता है और माइक्रोस्पोर्स बाहर आ जाते हैं। ये माइक्रोस्पोर्स हैप्लॉइड होते हैं, एन होते हैं, और यही एन आगे चलकर क्या बनाते हैं? पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन करते हैं। सिंपल है, जो भी स्टेप्स आपने सुनी है उसी स्टेप्स को आपको अपनी ओन लैंग्वेज में लिखने की प्रैक्टिस करनी है। कोई प्रॉब्लम होगी तो जरूर बताइएगा। अब ये जो पॉलन बना है बेसिकली, अभी यहाँ पर मैंने लेकर आया ये सारा डेवलपमेंट है, किस तरीके से बना है वगैरह वगैरह, ये सब आपको बता चुका हूँ। अगर हम देखेंगे कि पॉलन, पॉलन जो बना है बेसिकली, वो पॉलन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? पॉलन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो जनरली ये माइक्रोस्पोर था हमारे पास, ये माइक्रोस्पोर बना है ना? माइक्रोस्पोर बना है। अगर ये माइक्रोस्पोर है, मैं रफली समझा रहा हूँ, माइक्रोस्पोर है, ये माइक्रोस्पोर के अंदर वैक्यूल का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है। तो अगर ये हमारे पास न्यूक्लियस है बेसिकली, तो यहाँ पर क्या बनना शुरू हो जाता है? वैक्यूल का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है, वैक्यूल का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। पॉलन ग्रेन की बात कर रहा हूं मैं, पॉलन ग्रेन की बात कर रहा हूं, वैक्यूल का फॉर्मेशन शुरू हो चुका है। और यही वैक्यूल के बाद इसमें ये जो हमारे पास सेल न्यूक्लियस है, इसमें माइटोसिस होगी, एसिमेट्रिकल माइटोसिस होती है, एसिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल माइटोसिस होती है। और माइटोसिस होने के वजह से क्या होता है? यहाँ पर एक और सेल क्रिएट हो जाता है, एक और न्यूक्लियस बन जाता है। तो एक न्यूक्लियस ऊपर चला जाएगा, एक नीचे चला जाएगा, और बीच में एक लेयर बन जाएगी, तो 2 सेल बनेंगे। इसके पास एक इनर लेयर हो गई, इनर लेयर को हम लोग बोल देते हैं इंटाइन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होगी। और इसकी आउटर मोस्ट लेयर भी एक होती है, जिसको हम लोग बेसिकली क्या बोल देते हैं? एक्साइन। इसकी आउटर मोस्ट लेयर भी एक होगी, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं? एक्साइन। ये जो एक्साइन लेयर होती है जनरली, वो किसकी बनी होती है? वो यूनिवर्स, हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ यूनिवर्स बोलते हैं हम लोग उसको, वो बनी होती है स्पोरोपोलिनिन, स्पोरोपोलिनिन, स्पोरोपोलिनिन की बनी होती है ये एक्साइन लेयर। इसी वजह से पोलन ग्रेन्स का हम लोगों को फॉसिल देखने को भी मिलते हैं, हजारों साल पुराने पोलन ग्रेन्स भी हमको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि वो ब्रेक नहीं होते हैं, क्योंकि उनके पास एक एक्साइन प्रोटेक्टिव लेयर होती है, जिसकी किसकी बनी होती है? स्पोरोपोलिनिन की। इसमें 2 सेल हैं, तो ऊपर वाले सेल को हम लोग बोल देते हैं वेजिटेटिव सेल, और नीचे वाले सेल को हम लोग बोल देते हैं वेजिटेटिव सेल, और एक नीचे वाले सेल को हम लोग क्या बोल देते हैं? जर्म सेल, जर्म सेल। यही जर्म सेल मेल गैमेटोफाइट कहलाता है, और यही मेल गैमेटोफाइट फर्दर आगे जाकर फीमेल गैमेट के साथ फ्यूजन करके फर्टिलाइजेशन करके जायगोट बनाता है। ये वेजिटेटिव सेल को हम लोग ट्यूब सेल भी कहते हैं। ट्यूब सेल क्यों कहते हैं? क्योंकि यही, जब आपको याद होगा फीमेल, फीमेल जो आपने पार्ट देखा था स्टिग्मा स्टाइल और ओवरी वाला, स्टिग्मा स्टाइल और ओवरी वाला अगर आपको पता है, तो ये पॉलन से यहाँ पर पॉलन ट्यूब बनाने का काम करता है, और वो पॉलन ट्यूब जाता है कहाँ पर? फीमेल गैमीट के पास। जब हम फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अभी जनरल हम इसका स्ट्रक्चर देख रहे हैं पॉलन का। तो अगर आप पॉलन का स्ट्रक्चर देखेंगे तो पॉलन के बाहर एक लेयर होती है जिसको एक्साइन बोलते हैं, अंदर एक लेयर होती है जिसको इंटाइन बोलते हैं। एक्साइन लेयर जिसकी बनी होती है उसको बोलते हैं स्पोरोपोलिनिन, हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ यूनिवर्स। अगर मैं बात करूं पॉलन की स्ट्रक्चर की, अगर हम देखें पॉलन का स्ट्रक्चर है, अगर हम देखें इसको तो ये पॉलन का स्ट्रक्चर है। पॉलन की आउटर मोस्ट लेयर यहाँ पर एक्साइन है, जो किससे बनी होती है? स्पोरोपोलिनिन से बनी होती है। और अंदर एक और लेयर होती है जिसको हम लोग बोलते हैं इंटाइन। जहां पर एक्साइन लेयर नहीं होती है, जहां पर एक्साइन लेयर, सपोज ये एक्साइन लेयर है, तो ये एक जगह आएगी जहां पर नहीं होगी, छोटी छोटी सी जगह। क्यों है वो जगह? क्योंकि हार्डेस्ट सब्सटेंस है स्पोरोपोलिनिन, तो फिर मेल गैमेटोफाइट बाहर कहां से आएगा? तो उसके लिए एक छोटी सी जगह होना चाहिए। वो जगह, उस पोर को, छेद को जर्म पोर बोलते हैं, जर्म पोर। ये जो बड़ा वाला सेल है उसको बोलते हैं वेजिटेटिव सेल, छोटे वाले सेल को बोलते हैं जनरेटिव सेल। और यही आगे जाकर क्या रहेगा? यही बेसिकली क्या होता है? मेल गैमेटोफाइट होता है। यही फ्यूज करेगा किसके साथ? फीमेल गैमेटोफाइट के साथ। तो आज हम लोगों ने देखा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, फ्लावर का पार्ट, कैसे फ्लावर का स्ट्रक्चर, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को तैयार करनी पड़ेगी। आप लोगों को टेपेटम के बारे में भी पढ़ना होगा। टेपेटम क्या काम करता है? टेपेटम नरिशमेंट प्रोवाइड करता है सारे टिश्यूज और सेल्स को, जो आगे फर्दर क्या बनाते हैं? पॉलन ग्रेन।
मिलते हैं अगले लेक्चर पे, जहां पर हम फीमेल गैमीट्स किस तरीके से फॉर्म होते हैं वो देखेंगे। फिर आगे हम बात करेंगे कि मेल गैमीट और फीमेल गैमीट फर्टिलाइजेशन कैसे करता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आगे हम लोगों को मिलेंगे। तो प्लीज वीडियो को देखिएगा और बने रहिएगा, मैं आगे और वीडियोस डालूंगा।